अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस स्पेशल में आपके साथ मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। एक्सप्रेस स्पेशल की पूरी टीम की तरफ से पूरी कौम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े सग़ीर में मुसलमानों के अलग वतन के लिए तन मन धन एक कर दिया और आपने एक ऐसी रियासत का खाका खींचा जहां मुसलमान आज़ादी की नेमत का भरपूर लुत्फ़ उठा सकें। आपका कहना था हुकूमत का पहला फ़र्ज़ अमन व अमान बरकरार रखना है ताकि मुमलिकत की जानिब से आवाम को उनकी ज़िंदगी, इमलाक और मजहबी एतक़ादात के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी ज़मानत हो। आज बात करेंगे कि हम कायद के तसव्वुर पाकिस्तान पर किस हद तक अमल कर सके और क्या हम कह सकते हैं कि मौजूदा पाकिस्तान कायद के तसव्वुरात की अमली ताबीर है। इसी पर बात करने के लिए मेहमानान गिरामी ने हमें ज्वाइन किया है। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा है, MNA है शाइस्ता परवेज़ मलिक, हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन करिए, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं सनिया कामरान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी स्टांस देंगी। उनके साथ मौजूद हैं तजियाकार हैं तारिक पीरज़ादा और इजहारुल हक साहब, ये भी तजिया करेंगे। और आप तमाम मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, आपसे शुरू करेंगे। हुकूमत का पहला फरीज़ा है अमन व अमान बरकरार रखना, ये कायद आज़म की कोटेशन है और बहुत मशहूर कोटेशन है। ऐसा क्यों है कि हम कायद आज़म का हर जगह जिक्र करते हैं, कायद आज़म के इरशादात को कोट करते हैं, लेकिन जब बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो हम इम्प्लीमेंटेशन में अब कहीं बहुत दूर रह गए, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सब देखने वालों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपने ये सही कहा कि हम बहुत पीछे रह गए जिस तसव्वुर से और जिस जहन से कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। लेकिन देखें, उसमें मैं एक बात कहूँगी कि उसमें सब ने मिलकर अपना हिस्सा डालने होता है और यहाँ पे बदकिस्मती से कहना चाहिए कि जमहूरियत को पटरी से बार बार उतारा गया। और जब ऐसे माहौल में जब आप गुज़रते हैं ऐसे हालात से, तो मुल्क में उतनी वो सोशल जो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो जो होती हैं वो शिफ्ट हो जाती है। तो मेरे जहन में तो ये बात आती है कि अल्लाह ताला ने ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद और बड़ी मेहनत से ये मिला था, उसमें हम सब से कहीं कोताही ज़रूर हुई है हमारा जो था, और हम वो जो उनका तसव्वुर था उस पर पूरे नहीं उतर सके। लेकिन उसके लिए मैं आज यही कहूँगी कि आज हमें आपस के, क्योंकि पाकिस्तान बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रहा है और पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात में घिरा हुआ है, अंदरूनी और बहरूनी दुश्मन दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनसे निमटने के लिए हमको अपने आप में हम सब को आपस में अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करके आज ये फ़ैसला करना चाहिए कि सियासत के लिए और बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन आज हमें इस मुल्क को बचाना है। डिफरेंसेस को खत्म करना होगा, लेकिन शौकत बसरा साहब, क्या आजकल के दौर में, आज के पाकिस्तान में हम आसानी से अपने डिफरेंसेस को खत्म कर सकते हैं और क्या हम कह सकते हैं कि मौजूदा पाकिस्तान कायद के तसव्वुरात की अमली ताबीर है? पहले तो बड़े बोझल दिल के साथ मैं पूरी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका एक टॉपिक बहुत अच्छा है। बिल्कुल ये कायद का पाकिस्तान नहीं है। कायद आज़म ने पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा था वो तो एक ऐसा पाकिस्तान था जिसमें हम सब लोग पाकिस्तानी होते, मुसलमान हैं हम सब, अल्हम्दुलिल्लाह सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज बदकिस्मती से हम यहाँ पर पंजाबी हैं, हम यहाँ पर पठान हैं, हम यहाँ पर सिंधी हैं, हम बलोची हैं। इससे भी आगे बढ़कर कोई यहाँ पे शिया है, कोई सुन्नी है, कोई अहले हदीस है, इसको भी छोड़ दें, कोई जाट है, कोई पंजाबी है, कोई राजपूत है। क्या ये कौम है? हम कौम नहीं बन सके। गुजारिश ये है कि आज मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा, हमें पाकिस्तान एक बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बना, और अंदाज़ा कीजिए कि हमारी माँ और बहनों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। आज अगर थोड़ा सा सफ़र करें कि ज़रा कश्मीर में चले जाएं, आपके कश्मीर में आज़ादी की क्या कीमत देना पड़ रही है, किस तरह आंखों को, उन लोगों को आंखों से महरूम कर दिया गया है, कितनी माँ और बहनों की किस्मतें लुट चुकी हैं, वानी को शहीद कर दिया, कितनी की शहादतें हैं। आज एक पाकिस्तानी अल्लाह अकबर का नारा लगाकर दूसरे पाकिस्तान का गला काट रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान, ये कायद का पाकिस्तान था? देखें, इसमें बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं, हम सब इसके कसूरवार हैं, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी इस पाकिस्तान के लिए जिसने हमें नाम दिया, हमें शिनाख्त दी, हमें पहचान दी, और पाकिस्तान जैसा मुल्क आज भी पूरी दुनिया के अंदर हमारे जैसा मुल्क कहीं पे नहीं है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने हर तरह के मौसम दिए हैं, अल्लाह ताला ने हर तरह का निज़ाम दिया है। शौकत बसरा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सी गलतियां भी हैं, बहुत सी कसूरवार भी हैं लोग, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कमी नजर आती है। एक बात सिर्फ कह दूं, आज भी
हम सब लोग सर जोड़कर बैठ जाएं। हमें बिल्कुल, मेरी बहन ने सही कहा, अंदरूनी और बैरूनी, लेकिन मैं समझता हूं जो अंदरूनी खतरात हैं, जो मीर जाफर और मीर सादक हमारी सफ़ों के अंदर घुसे हुए हैं, हम सब लोग अपनी जगह पर इकट्ठे हो जाएं तो मुझे यकीन है पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है इंशाल्लाह। लेकिन पहल कौन करेगा? तारिक पीरजादा साहब, पहल कौन करेगा? डिफरेंसेस तो खत्म करने का हर कोई जिक्र करता है, हर कोई बात करता है, लेकिन स्टार्ट कौन लेगा, पहल कौन करेगा? पहली बात तो ये है कि अगर आपको जमहूरियत का शौक है तो इख्तलाफ राय बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। तहरीकें जो मुखालिफ चलती हैं उनको भी बर्दाश्त करें और उनसे कुछ मुस्बत नताइज अगर निकल सकते हैं वो भी निकालने की कोशिश करें। हर मुखालिफ तहरीक चलाने वाले को गद्दार कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो गैर जमहूरी नुक्ता नज़र है, ये मेरे सियासतदानों का दिया हुआ नुक्ता नज़र है, ये कायदे आज़म का दिया हुआ नुक्ता नज़र नहीं है। उन्होंने तो हमेशा मुखालफत बर्दाश्त की है और मुखालफत बर्दाश्त करने का दर्स दिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मौजूदा सियासतदान क्या करें और जमहूरियत को कैसे आगे चलाया जाए। हाल तो यह है कि 14 अगस्त जो 1400 साल की तारीख का हासिल है, उसको पैदा करने वाला कायदे आज़म, उसके मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए न तो 14 तारीख को, और ये मेरी तजवीज़ भी है आज, न तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है, न सदर पाकिस्तान होता है, न फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह होते हैं। एक सूबाई हुकूमत का वज़ीर आला कायदे आज़म को खुराज तहसीन पेश करने के लिए 14 अगस्त को जाता है। तो इस मुल्क में अगर किसी सियासतदान में मामूली सा भी शऊर है और जमहूरियत अगर वाक़अतन किसी निज़ाम का नाम है तो इस इब्तदा करें और आइंदा साल से जो तीनों बड़े साहिब इक़्तिदार लोग हैं, सदर, वज़ीर आज़म और अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह, वो कायदे आज़म के मज़ार से सुबह का आगाज़ किया करें। ये बड़े लोगों की सोच का नतीजा होता है और इसी सोच पर चलने की ज़रूरत है। अब रही बात कि जमहूरियत को चलने दिया जाता, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जमहूरियत खुद ब खुद नहीं चला करती। इसका मसला ये है कि इसके लिए आपको हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम। हम लोग ये करते हैं कि जब कभी इनकलाब आया या फौजी इनकलाब आया तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के खिलाफ मिठाइयां तकसीम की। ये शीरीनियां तकसीम करने बिल्कुल तारिक साहब, सभी को अपना रोल प्ले करना होगा और वो इम्प्लीमेंटेशन की बात जिस तरह आप कह रहे हैं, बिल्कुल सभी को इम्प्लीमेंटेशन जरूर करनी होगी। इजहारुल हक साहब, अगर आज के पाकिस्तान की बात करें, यकीनी तौर पर ये वो पाकिस्तान नहीं है जो कि कायदे आज़म का विजन था। अगर आज की बात करें, हम नेशनल एक्शन प्लान की बात कर लें, नेशनल एक्शन प्लान के 20 निकात पर हम अमल दरामद नहीं करा सके, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल फेलियर नहीं है? जी, जरा मेरी गुजारिश सुन लें इसी बात पर। इजहार साहब, आपसे सवाल किया। जी मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, वो ये कि आपने सवाल किया है कि कायद के तस्वर पाकिस्तान से हम कितने दूर हैं या वो अचीव कर सके या नहीं। तो मेरी गुजारिश ये है कि बहुत से मसाइल हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नाउमीद होने की, इतनी ज़्यादा मायूस होने की बात नहीं है। हमने बहुत ठोकरें खाई हैं, हमारी नाकामियां बहुत हैं, लेकिन हमने अचीव भी बहुत कुछ किया है। और वो जो फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हमने अचीव बहुत किया है। आप ये देखिए कि कम अज़ कम अब कौम का इस पर कंसेंसस है कि मार्शल लॉ जो पैदर पैर रहा, बदकिस्मती से अब हमारे मसाइल का हल नहीं। और बज़ाहिर अल्लाह का शुक्र है, ये लगता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो था शब खून था या जो उसका दौर था, वो इस किताब का आखिरी बाब होगा। फिर आप दूसरी एक पॉजिटिव चीज़ देखिए कि सियासी जमातों ने ये आपस में एक तफहीम कर ली है, ये समझ लिया है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय हम टेन्योर पूरा करने देंगे। पहले पीपल्स पार्टी ने टेन्योर पूरा किया, अब ये पूरा कर रहे हैं, तो ये एक अचीवमेंट है। ये पहले हमारे यहाँ नहीं था। पहले साल के बाद, 2 साल के बाद तख्ता उलट हो जाता था, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती थी। फिर आप देखेंगे कि माशी मैदान में भी हम इतने पीछे नहीं रहे। आप आज से 15 साल पहले का अंदाजा लगाएं कि अब यूनिवर्सिटियां हैं हर जगह, हर शहर में यूनिवर्सिटियों की कसरत है। बिल्कुल इजहारुल हक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर बुनियादी जरूरियात की बात की जाए, तालीम, सेहत, अमन और अमान, उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। सनिया कामरान साहिबा, क्या लगता है आपको, क्या कौम का मुतहद होना सियासतदानों के इत्तेहाद से मशरूत है? मैं अर्ज करता हूं
میں عرض کرتا ہوں کہ پیچھے ہم رہ گئے ہیں، لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ ایک عام آدمی کا معیار زندگی پہلے سے بلند ہوا ہے. بالکل بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. جی سنیا کامران صاحبہ. بجلی آ گئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام پاکستانیوں کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو. 69th اینیورسری ہم لوگ منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور کامیابیاں دیں اور ایک یونٹی کے ساتھ آگے بھی چلنے کا موقع دے. سب سے پہلے تو میں یہاں پہ بات کہوں گی کہ میں بہت لکی ہوں کہ اتنے سارے سیزنڈ اور سینئر پولیٹیشنز کے ساتھ آج میں بیٹھی ہوں یہاں پر اور پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. تو میں ایک قسم کی آپ لوگوں کی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں اور میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گی کہ میں نے پاکستان کو اپنی سوجھ بوجھ میں کیا دیکھا. سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ آدھا پاکستان ہمارا جب الگ ہو گیا تو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا. تو اس وقت مجھے گلا ہے اپنے بزرگوں سے کہ اس وقت وہ کیا کر رہے تھے. تو میں نہیں چاہتی کہ میرے آنے والی نسل اور اس کے آگے آنے والی نسل پوچھے ہم سے کہ ہم نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کیا. تو یہ وقت ہے کہ ہم لوگ کچھ ایکٹ اپ آن کریں. میرے پاس ایک پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں باتیں میں کہنا چاہوں گی کیونکہ میں نے چاروں معزز جو مہمان ہیں ان کی بات سنی ہے. پازیٹیو تو یہ کہ وہ ملک جس میں 12 موسم ہو, ہر قسم کا پھل ہو, گلیشیئرز ہو, پانی ہو, دریا ہو, اس کے پاس پلاٹوز ہو, اس کے پاس گوادر ہو, اس کے پاس ہر وہ نسل, ہر چیز, پیار, محبت, انسانیت ہو کہ جیسی کوئی کلیمٹی ہوتی ہے, ارتھ کوئک ہوتا ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے, کچھ یہاں پر غلط ہو جائے, کوئی ایک موٹر سائیکل ہٹ ہو جائے تو 10 لوگ رک کر اس بندے کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. انسانیت کی ہم لوگ مثال قائم کرتے ہیں. افغانیوں کو ہم جگہ دیتے ہیں. ہم لوگ وار اینڈ ٹیرر کے اندر گھس جاتے ہیں, اپنے اتنے لوگوں کو مروا لیتے ہیں. ہمارے اندر جو انسانیت ہے وہ ملک پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ کہیں پہ بھی مسلمان کو کچھ ہوتا ہے, کہیں پہ بھی کوئی غلط خاکہ بنتا ہے تو پاکستانی جو قوم ہے سب سے پہلے بلند ہو جاتی ہے, آواز بلند کرتی ہے. اور یہاں پر سب سے جو مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی سہولیات, اتنے مائنڈز, اتنے بڑے بڑے رائٹرز, شاعر, اتنے بڑے بڑے لوگ, ڈاکٹر قدیر خان صاحب جیسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. اور انفارچونیٹلی لا لیسنس, ڈراؤٹس, مس مینجمنٹ, پولیس کا برا حال, نو سکولنگ, نو, ابھی بچے ہمارے اغوا ہو رہے ہیں, پانی پینے کو ہمارے پاس نہیں ہے, ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے. 14 اگست کا دن ہے, بارش ہو رہی ہے, باہر پانی کھڑا ہوا ہے. کیا گورننس ہے؟ پلیز ٹیل می. میرے سینئرز جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بالکل, کہیں نہ کہیں سسٹم میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور سسٹم ریفارمیشن کی ضرورت ہے. سنیا ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ سے اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اظہار الحق صاحب, سسٹم ریفارمیشن کی بات کی جاتی ہے, ادارے کمزور ہیں یہ بات کی جاتی ہے, تو پھر سسٹم ریفارمز کیسے آئیں گے, ادارے مضبوط کیسے ہوں گے, کس کی ذمہ داری ہے؟ بہت سمپل بات ہے مبشر صاحب, بہت سمپل بات ہے. جو میں نے پازیٹیو چیزیں گنوائی ہیں وہ تو ہیں, لیکن یہ آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اداروں کا نہ چلنا, ادارے کرمبل ڈاؤن ہو رہے ہیں, اس میں پہلی بات ضروری یہ ہے کہ سیاسی مداخلت نہ ہو. آج آپ پولیس میں سیاسی مداخلت بند کر دیں, آج آپ بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت بند کر دیں تو آپ کے ادارے بہتر ہو جائیں گے. آپ جب سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کو صرف ایک پوسٹ آفس بنایا ہوا ہے آپ نے, اس کو وزیر اعظم کا پرنسپل سیکریٹری ٹیلی فون کرتا ہے کہ فلاں کو فلاں جگہ پارک کر دو, فلاں کو فلاں جگہ پوسٹ کر دو. تو اداروں کو انڈیپینڈنٹ کریں. دیکھیں لنڈن کی پولیس کس طرح کام کر رہی ہے, اوسلو کی پولیس کس طرح کام کر رہی ہے. اگر آپ اپنی پولیس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں, اس کو, ہمارے سیاستدانوں نے پولیس کو اپنی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا کر رکھا ہوا ہے اور ان کو اپنا ذاتی ملازم بنا کر رکھا ہوا ہے. بیوروکریٹس میں سی ڈی اے میں آدمی آنا ہے تو وہ لاہور سے آ رہا ہے, نیپا کوئٹہ میں آدمی آنا ہے تو وہ لاہور سے یا کبھی لڑکانہ سے آتا تھا, کبھی ملتان سے آتا تھا. آپ بیوروکریٹس کو انڈیپینڈنٹلی میرٹ پر کام کرنے دیں تو پھر ادارے آپ کے بہتر ہو جائیں گے, اور پھر آپ رول آف لا پر زور دیں, اکاؤنٹیبلٹی پر زور دیں. دیکھیں جب اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پولیس موجود ہے, ایف آئی اے ہے, متعلقہ ادارے ہیں, تو پھر آپ
کچھوے کے اوپر اور مزید زرہ ڈال دیں گے. جو ادارے موجود ہیں ان کو اچھی طرح انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں. بالکل سیاسی اداروں کا آزاد عدم ہونا مداخلت بہت ضروری ہے. طارق پیرزادہ صاحب پھر وہی بات ہوگی کہ ادارے تو کمزور ہیں ہی, ہمارے ارادے بھی کمزور ہیں, ہم کچھ خود سے امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہے. دیکھیں میں تھوڑی سی 2-3 تلخ باتیں کر دوں, یہ میں گول بول باتیں اصل میں مجھے آتی نہیں ہیں. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان, اب میں آپ کو مقابلہ ہی کر دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں جب ترکی میں فوجی چھوٹی سی وہ اندر سے بغاوت ہوئی اور 9-10 18 15-20 ہزار فوجیوں نے بغاوت کی, تو اس کے بعد سارے لوگوں نے کہا کہ ہم ترکی کی جمہوریت کے ساتھ ہیں. بہت خوشی کی بات ہے, لیکن وہ جمہوریت ناکام, وہ جو تجربہ ناکام ہوا فوجیوں کا وہاں پہ, وہ اس لیے ہوا کہ پچھلے 30 برس میں 25 برس میں 20 برس میں وہاں کے سیاستدانوں نے ترکی کی معیشت کو $800 بلین کی ایک معیشت میں تبدیل کر دیا. ترکی کے عام آدمی کی آمدن جو ہے $20,000 سے بھی اوپر ہے. آپ غور کریں کہ وہاں کا سیاستدان اپنی اہلیت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ترکی کے مفادات کو, اقتصادی, سیاسی, تجارتی, تصویراتی, اسٹریٹجک تمام مفادات کو, ارادہ یہ ہے ترکی کا کہ 2023 تک تمام دفاع میں انہوں نے خود کفیل ہونا ہے, G20 کے وہ رکن ہیں. تو چنانچہ وہ سیاستدان تو مستحق ہیں کہ ہر طرح کی فوجی یا غیر فوجی مداخلت جو ہے اس کو کچل کے رکھ دیا جائے. اور لیکن صورتحال اس کے الٹ یہ ہے کہ یہاں زرداری جیسے لوگ آئے, یہاں میاں نواز شریف جیسے لوگ آئے, جن کا صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جس کا کرپشن کا ابھی تک ذکر نہیں ہوا, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ساری گفتگو میں, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کرپشن ہے. ہزاروں ارب روپے, 12 ارب روپے روزانہ کی کرپشن, ذرا مجھے بات مکمل کرنے دیں. 12 ارب روپے روزانہ کی کرپشن ہے اور 4000 ارب روپے کے قریب بنتی ہے $40 بلین کی. اور پاکستان کی کل جو اس وقت کی GDP ہے وہ $270 ارب کی ہے. آپ ذرا دیکھیں ملک ڈوبے گا نہیں تو کیا ہوگا. اس کے ذمہ دار 8 سال ہو گئے ہیں. طارق صاحب جن کو ہم نے موقع دیا ہے, جو پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ سارے آپ کے مطابق پھر سارے ہی کرپٹ ہیں؟ میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موجودہ سیاستدانوں کا طبقہ جو ہے کم از کم 90% کرپٹ ہے. 90% کرپٹ ہے. شوکت بسر صاحب پھر ہماری پریورٹیز کیا ہیں؟ عوام غریب تر ہو رہی ہے اور حکمران امیر تر ہو رہے ہیں. تو پھر طارق صاحب کا تو پوائنٹ ویلڈ ہے. میں یہاں پہ سیاسی بات آج کرنا نہیں چاہتا. آپ دیکھیں کہ ہماری طارق صاحب ایک منٹ طارق صاحب نے تجزیہ کر لیا, آپ نے گالیاں دے لی سیاستدان کو, اب 1 منٹ صبر کر لیجئے. دیکھیں آج میں سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا تھا. ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہم سب لوگ, طارق صاحب 1 منٹ ٹھہر جائے نا, ابھی حوصلہ کریں نا یار. چلیں بسر صاحب آپ بولیے. ہم آج, میں پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھانت کی بولی بول رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان ایک سیاستدان قائد اعظم تھے, انہوں نے پاکستان بنایا. پاکستان دیکھیں بھارت اور پاکستان اکٹھے آزاد ہوئے نا, یہاں پر سیاستدان کو گالی بنا دیا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک جتنے پاکستان کے اندر قادر سیاستدان آئے ان کو ایک سازش کے ذریعے راستے سے ہٹایا گیا. اب میں تاریخ میں جاؤں گا تو باتیں بڑھ جائیں گی. اب گزارش یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ اچھے برے لوگ ہر ادارے میں موجود ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہیں. ہونا کیا چاہیے جب تک مبشر کو لانے والا کون تھا؟ 1 منٹ ٹھہریے نا یار. طارق صاحب میں سیاسی بات نہیں کہا, بات سن لینا, ٹاک شوز میں کر لیں گے, ٹاک شوز میں کر لیں گے. طارق صاحب سن لیں, پاکستان میں جب تک آپ ایک نظام کو نہیں چلنے دیں گے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب, اور وہ گندے لوگ سیاستدانوں کے اقدامات نے ان کو مجبور کیا ہے کہ لوگ, آپ لوگ عوام کے نمائندے ہیں, پھر کرپشن اگر اس طرح کی سامنے آتی ہے, کیسز سامنے آتے ہیں, پھر عوام نے تو پھر عدم اعتماد کرنا ہے. یا پھر کرپشن کی بات, آپ نے بات شروع کر دیا تو مجھے 1 منٹ دے دیجیے. پاکستان کے اندر یار طارق صاحب 1 منٹ ٹھہر جانا یار, آپ اپنی ٹرن پہ بول لینا, آپ نے ٹھیکہ لو یہ سب کا بولنے کا, آپ اپنی ٹرن پہ بول لیں. اچھا طارق مشیر صاحب, ہوتا یہ ہے پاکستان میں یہاں پر جب بھی سیاستدان چلے, ہر 2-2.5 سال بعد السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں, یہاں پر کوئی نہ کوئی آ گیا اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہے, پاکستان میں لوٹ مار ہے, میں یہاں پہ احتساب کروں گا. یہاں پر اس نے آ کر جتنے لوٹنے والے تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. آپ ایوب خان سے شروع ہو جائیں, آپ مشرف تک آ جائیں,
यही कुछ होता रहा, ये चूहे बिल्ली का खेल जारी रहा। हाँ, अब होना क्या चाहिए? मैं आपको कहता हूं, अगर पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना, पाकिस्तान के अंदर एक आइन मौजूद है जिसके ऊपर कंसेंसस है पूरी। अच्छा, अगर आप उस किताब को ले लें और उस किताब के मुताबिक चलना शुरू कर दें, मैं यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल आईने पाकिस्तान है। और आईने पाकिस्तान में क्या लिखा था कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत होगी। आज बदकिस्मती से वो इस्लामी फलाही रियासत जिसने गरीब को रोटी देनी है, जिसने अमन अमान देना है, जिसने बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी करनी है, हम करने में नाकाम रहे। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, 10-10 साल बाद माइट इज राइट वाला कानून रहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप यहां पर सियासतदानों को चलने दें। मैं यकीनी तौर पर कहता हूं, जो बुरे हैं वो फिल्टर होते जाएंगे, वो निकल जाएंगे, सियासतदान भी निकल जाएंगे, पार्टियां भी निकल जाएंगी, लेकिन सिस्टम नहीं चलता। जस्टिस साहब, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अगर आपकी सिंध हुकूमत की बात कर लें, रेंजर्स इख्तियारात की बात कर लें, तो रेंजर्स इख्तियारात में तो आप लोग अच्छा, आप छोटी छोटी बातों में नहीं जाएंगे। मेरी बात मैंने कुछ कहना है, आप कहिएगा, आप मुझे अवाम की सिक्योरिटी का मामला है, छोटी बातों में न जाएं। ये छोटी बातें नहीं है, अमन नहीं है, सेहत का मसला, तालीम का मसला है, छोटी बातें नहीं। आज पाकिस्तान चारों तरफ से खतरे में गिरा हुआ है। चलें, आपका अफगानिस्तान, आपका भारत, आपका इसराइल, आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, आज हमें, हाँ मैं कहता हूं कि हमारे एंड पे प्रॉब्लम्स हैं। हम सब लोग एक कौम बन जाएं, हम सब लोग मुत्तहिद हो जाएं, हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं। लेकिन अगर आप सियासतदान को गाली बना देंगे ना, तो आपके मसले का लेकिन वही बात शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा के सियासतदानों के इक़दामात ने अवाम को मजबूर किया है कि अवाम फिर ये कहें कि करप्शन पे सियासतदानी करते हैं। यहाँ पे मुबश्शिर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आम लोग, मुझे जो आप सियासतदान को गाली जो बनाया गया है, विद सॉरी, विद ड्यू अपॉलॉजीज, हम फिर एक बहस में उलझ गए। लेकिन ये जो गाली बनाया गया है, ये मीडिया ने बनाई है सियासतदान को गाली। मीडिया तो आए हुए नहीं, बहुत मैं कम अरसा हुआ है, लेकिन इससे पहले से केसेस भी चले हैं, करप्शन के इल्जामात भी लगे। लेकिन इस तरह नहीं हुआ। अब तो मीडिया पर ऐसे इल्जामात नहीं लगा सकते। ना, अब तो आप देख लें कि लोग अभी भी सियासतदानों के साथ हैं, और जिसको आपके पास नहीं, आप एक मेरी बात सुनिए, हुकूमतें जिन्होंने खत्म की, उन्होंने फिर करप्शन पे क्या किया? आप मुझे ये बता दें, करप्शन के नाम पे, एक मिनट प्लीज, तारिक साहब एक मिनट, देखिए नहीं, मैं सारा कसूर नहीं डाल रही, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने नहीं, मुझे एक बात का जवाब, लेकिन शाइस्ता साहिबा ये गलत बात है कि मीडिया पर इल्जाम लगा देना या किसी और पर। आपको एक बात मेरी सुन ले, मीडिया को इन द सेंस कि आपने यहाँ रोज टॉक शोज में बैठ के आप पगड़ियां उछालते, मेरी ये बात सुने कि जब सियासतदानों को करप्शन के नाम पे हटाया गया, तो उस वक्त कुछ भी प्रूफ नहीं मिले और कुछ भी नहीं। ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, आप डॉक्टर आसिम का मामला कर लें या दीगर, ये सुनी मेरे बात को, मतलब नहीं, अच्छा चलें। सनिया कामरान साहिबा, आप लोग तब्दीली की बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली की बात करती है। करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, अमन अमान बहुत बड़ा मसला है, लेकिन करप्शन का कोई हल है कि किस तरह से इसको जड़ से उखाड़ सकते? फिर एक बहस, क्योंकि अब ये बात करेंगी, उसके बाद हमें भी मौका जी आपको भी हम बहस नहीं कर रहे, लेकिन हम पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे हैं। जी सानिया जी, देखिए, मैं बहस नहीं करूंगी, मैं एक सिंपल सी बात कहूंगी। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट अकाउंटेबिलिटी। जब आप अकाउंटेबल होंगे, जब आपको वोट मिले होंगे, जब आप पार्लियामेंट में होंगे, आप स्टेट के हेड होंगे, तो आप फिर आंसरेबल होंगे। चाहे वो मीडिया पूछे, चाहे वो पब्लिक पूछे, चाहे पाकिस्तान का कोई भी राह चलता शहरी पूछे, हुकूमत जवाबदेह है। जो लोग भी पॉलिटिक्स करते हैं वो एक पब्लिक उसकी एक एसेट है, पब्लिक उससे पूछ सकती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया और आपने क्या नहीं किया। तो अगर पॉलिटिशियंस ये समझना शुरू हो जाएं कि जी हम कुछ भी करेंगे और मीडिया उसको एक्सपोज नहीं कर सकता, तो ये गलत बात है। जितने भी पॉलिटिशियंस चाहे पीटीआई क्यों ना हो, हम भी अकाउंटेबल हैं, हमसे भी सवाल किया जाता है और हम भी जवाब देते हैं। मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी गुड रोल। मेरे ख्याल से जितने मीडिया के लोग हैं या जर्नलिस्ट हैं कराची में या इधर उधर जिनकी शहादतें हुई हैं, उनका बहुत सनिया, वो बात तो क्लियर हो गई, लेकिन फिर करप्शन का हल क्या है? फिर आप ये बता दें। जी, करप्शन के ऊपर, जी करप्शन का हल है
चेंज। देखिए पीटीआई के जितने भी लोग हैं या इमरान खान के यही साथ कहा था, जितने लोग change। भी खड़े हैं या हमारे जैसे लोग खड़े हुए हैं, इस पे भी- उनका प्राइमरी बिजनेस पॉलिटिक्स नहीं है। हम यहाँ पर एज अ करियर पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर सेल्फलेस होकर अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करके तो फिर रैलियों में सवाल शरीक तो होते हैं, संज्ञा ये भी अपनी होता है ना पॉकेट कि से खर्च होकर चेंज हम किसकी बात झंडे करें, उठाते मुस्लिम लीग हैं, नून जो हम- चेंज की बात करती है या पीटीआई जो हम तो चेंज की बात change करती की है। थे, हम तो अलीम खान revolution- साहब के मामलात आपके सामने हैं, जहांगीर तरीन साहब के मामलात आपके सामने हैं, फिर चेंज तो ना हुई ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक विजन मुबश्शिर, दिखा। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। मुबश्शिर, मैं जवाब देता हूँ। देखिए जी, बात जावड़ सुनिए, साहब। अलीम खान साहब हो गए या जहांगीर तरीन खान साहब हो गए, देखिए मुझे समझ नहीं आता कि मीडिया पे और मुस्लिम लीग नून जो है ये सिर्फ दो बंदों से क्यों डरी हुई है। नहीं, बात डरने की नहीं है, बात एक्सपोज करने की है। बात अगर कोई भी गलत है, चाहे वो नून में है, पीपल्स पार्टी में है, पीटीआई में है, मीडिया का काम है एक्सपोज अगर ये करना। दो लोग गलत हैं, अगर ये दो लोग गलत हैं, मीडिया एक्सपोज करे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो इनको जाके पकड़ ले। क्यों नहीं सही। पकड़ते? बिकॉज उनके चलें against एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पॉइंट ऑफ व्यू यही कमेंट लेंगे इजहारुल हक साहब से कि वो क्या राय रखते हैं इस बारे में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। इजहारुल हक साहब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का यही नारा है, तब्दीली का नारा है, सभी चेंज की बात करते हैं, लेकिन कायद आजम ने जैसी रियासत का खाका खींचा था, जिस चेंज की उन्होंने बात की, ईमान इत्तेहाद तंजीम की बात की, उसकी कोई क्यों नहीं बात करता? मुबश्शिर साहब, पहले मैं जुमला मुतरज़ा के तौर पर ये अर्ज़ कर दूं कि अभी जो करप्शन की बात हो रही थी तो तवाज़ुन से बात करनी चाहिए। वो गालिब ने कहा था कि गर्मी सही कलाम में, लेकिन ना इस कदर की जिससे बात उसने शिकायत ये पुराना शेर है। अगली बात तारिक करें, साहब जो इजहार साहब जरा बात करें, वक्त ना जाया करें। चलें इजहार साहब, जो सवाल पूछा गया उस पर अगर आप कमेंट कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वक्त न जाए। जी देखिए, ये बाकी बातें उसका किसी मुशायरे करप्शन में का कर उसी के लेंगे। साथ लिंक, करप्शन का उसी के साथ मैं इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता। करप्शन की बात जो है वो इसी से लिंक है। कायद आज़म ने जो कहा था उस पर हम उस वक्त अमल करेंगे जब सोसाइटी में ततहीर होगी, जब सोसाइटी में करप्शन नहीं होगी। बाकी रही ये बात कि सियासतदान अगर करप्ट हैं तो पूरा मुआशरा करप्ट है। ट्रेडर्स भी करप्ट हैं, डॉक्टर्स भी करप्ट हैं, आम आदमी देखें सबसे ज्यादा करप्ट है। तो जब तक करप्शन हर मैं शोबे इसका से नहीं जवाब खत्म देना चाहता हूं इस बात होगी, का। किसी एक पर्टिकुलर शोबे से नहीं खत्म जिंदगी हो में नहीं सकती। सुनी। इजहार साहब, आप अपने साहब, पॉइंट ऑफ व्यू या तो क्लियर मुझे करें, फिर बोलने आगे दें भी या चलें। फिर आप ये आप बात करें अपनी, नहीं, आप इनको बोलने दें, फिर मैं नहीं बोलता, आप इनको बोलने दीजिए। अच्छा तारिक साहब क्या कहना चाह रहे हैं बात भी आप? तो होना जिसे सुना जाए। जी मैं आपको जवाब देता हूं, सारी बातों का इकट्ठा कर देते हैं, किसी एक की बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखें, पाकिस्तान में जिस निज़ाम को भी आप लेकर आएंगे उसकी जो आखिरी नुक्ता होगा, उसका जो मरकजी नुक्ता होगा, वो हुक्मरानों और क़यादतों की अहलियत है। उस अहलियत के बगैर आप जिस निज़ाम को भी यहां लेकर आएंगे, या वो अहलियत की वजह से कामयाब होगा और या वो अहलियत की वजह से नाकाम होगा। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, और उससे बड़ी मिसाल हिमालय के उस पार चीन की मिसाल है। हम कहते हैं ना, और मगरिब ने 200 साल से हमें यही बताया हुआ है कि जमहूरियत के नतीजे में मुआशरे तरक्की करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, मगरबी मुआशरों ने उसी तरह तरक्की की है, लेकिन एक मुआशरा हिमालय के उस पार है, मैंने बड़े गौर से उसको देखा है, सयाहत भी की है। जो काम 200 साल में अमेरिका ने किया है वो 1979 से लेकर 2016 के दरमियान में चीन ने किया है, और अमेरिका से 4 गुना बड़ी आबादी को अपने मुतवसत दर्जे की रियासत में आमदन की रियासत में तब्दील कर दिया है। और सूरत हाल ये है कि निज़ाम कौन सा है? कम्युनिज्म है। जरा गौर सुन लीजिए, निज़ाम है कम्युनिज्म, एक इश्तराकियत निज़ाम। इश्तराकियत जिसे पाकिस्तान में गाली दी जाती है, बिल्कुल ना पाकिस्तान में इश्तराकियत लाएं, बिल्कुल आमरीत ना लाएं, जमहूरियत को चलाएं, लेकिन जमहूरियत के वो मेयार जो मगरिब ने कायम किए हैं दयानतदारी के, वो कायम करें। और वो ऊपर से शुरू होते हैं, वो नीचे से नहीं होते। ये इजहार हक साहब को मगरिब का जरा एक बार फिर मुतालिया कर लेना चाहिए।
चलें शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, अब अगर हम आज के दिन जिस तरह आप भी कह रही थी कि पॉलिटिकल अगर बात ना की जाए, लेकिन ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह तालीम पे इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, कायद का फरमान। और आज हमारी तालीम कहाँ पे खड़ी है? 60% से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो हम अनपढ़ लोग हैं जो कि अभी तक स्कूलों में नहीं गए, तो फिर किस तरह से चेंज आएगी, क्या होगा फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस मुल्क में है वो है बर्दाश्त और दूसरे की इजहार राय को सुनने का हौसला। मतलब आप लोग आज बैठ के हम सियासतदानों को डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जितना हौसला और हिम्मत उनमें है कि वो बैठ के जो कुछ सुनते हैं वो मुझे यहाँ तो देखने को नहीं मिली। एक साहब मतलब दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, मुझे उस पर अफसोस हुआ है। लेकिन उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जी बहुत मुद्दत 10 साल के बाद एक रिपोर्ट शाया हुई है, उस पर आप एक दफ़ा डिस्कशन कर लें कि देखें, ये मानती हूँ कि तालीम का मेयार वो नहीं है और आप कहते हैं इतने बच्चे तालीम से बाहर हैं, लेकिन जिस तरह की जिस प्रोपोर्शन में आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से जो मतलब जो स्कूलों में इंदराज है बच्चों का वो उतना ज़्यादा नहीं है। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है जिसको हमने देखना है, क्योंकि आप बंदोबस्त करते हैं। देखें, ये आपका एक गिलास पानी का पड़ा है, अगर आप ये 5 लोग पिएंगे और उसके बदले अगर आप फ़ौरन ही 15 लोगों को कहेंगे कि ये पानी उनके लिए काफ़ी है तो वो नाकाफ़ी होगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हर शोबे में बेहतरी आ रही है। हमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें फौरी तौर पे हैंडल करना है, उनको हमें देखना चाहिए। और आज ये जहाँ पर आप बेहतरी की बात कर रही हैं, हम देख लेते हैं एक ब्रेक के बाद शौकत बसरा साहब से जान लेते हैं कि कौन कौन से इदारे ऐसे हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमारी बेहतरी आई है, लेकिन अगर तालीम, सेहत, अमन अमान, करप्शन, उसमें हम कहाँ खड़े हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद जश्न आज़ादी स्पेशल ये प्रोग्राम है और इस पर हम बात करें कि किस तरह से इदारों में बेहतरी आएगी। और शौकत बसरा साहब, हम सेहत, तालीम, अमन अमान की बेहतरी की बात करें, लेकिन यहाँ पर तो अदम बर्दाश्त की बहुत कमी है। इसकी फिर क्या वजह है? फिर यानी हम खुद ही कहीं ना कहीं गलत है। मुबशर, देखें हो क्या रहा है, जिसका जो काम नहीं है वो करने की कोशिश कर रहा है। हर आदमी अपने आप को अकेले कुल समझता है, कहता है बाकी सब पागल हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और ये बहुत बड़ा डिलेमा है। हमें अपने हदूद में रहते हुए जिसका जो काम है हम करेंगे। मैं पहले जो बात कर रहा था, इदारे उसी वक्त जब हम एक दूसरे को गाली देना बंद करेंगे। अभी मैं कहता हूं, देखें ना, अभी हम सियासतदानों को गाली दे रहे हैं, वो कौन बन सकती है जो सुबह उठ के हर सुबह का आगाज ही दूध में मिलावट से करती है। हमें हर किसी को, मैं आज भी कहता हूं कि भारत हमारे साथ है, क्या उसमें करप्शन नहीं है, क्या उसमें गुर्बत नहीं है, हर सब कुछ है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, वहां पर एक सिस्टम बन चुका है। और पाकिस्तान में ये बात मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं, एक बेरहमाना एहतसाब की जरूरत है। और उसका सबसे बड़ा मसला क्या है, यहां पर गरीब के लिए इंसाफ और है, अमीर के लिए और है। यहां पर हमें अदालती निजाम को भी बेहतर बनाना है, हर इदारे को इंप्रूव करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह वो कहते हैं ना, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। इंशाल्लाह आज के दिन हम ये अहद करें कि हम ये पाकिस्तान जिसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान ने सभी को अपना रोल प्ले करना होगा। तारिक पीरजादा साहब, अदम बर्दाश्त की हम बात करें और सभी को अपना रोल करना होगा और सभी को बर्दाश्त भी करना होगा और सभी को अपना रोल भी प्ले करना होगा। और सियासतदान को गालियां देने की जरा कम करें, जरा बंद करें। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बुनियादी बात यह है, मैं जरा थोड़ी सी बात को और वसी करते हैं। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी रियासत। मुख्तसरन तारिक साहब, सबसे ही पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मुख्तसरन बात कीजिएगा। मैं मुख्तसर एक ही फिक्र चले कह देता हूं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया के अंदर जितनी भी रियासतें मौजूद हैं, उनमें से कोई भी रियासत अपनी दिफाई कुव्वत के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। दिफाई कुव्वत के दो हिस्से हैं। सानिया कामरान साहिबा, अब सूरत हाल ये है कि अदम बर्दाश्त नहीं है, तो फिर तालीम, सेहत, अमन अमान, इसमें बेहतरी तो बहुत फिर दूर की बात होगी। देखिए, ये अदम बर्दाश्त, इसका ताल्लुक बुनियादी तालीम से है। अब हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे तारिक साहब आपका पॉइंट ले लिया है। सानिया, जरूरत है बिल्कुल जी। हाशमी, मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले जब आप कोई प्लानिंग करते हैं या इस वक्त अगर आज के दिन से अगर हम शुरू करें कि हमने बेहतरी की तरफ जाना है, तो सबसे पहले मर्दमशुमारी तो हो जानी चाहिए ना। हम देखें तो सही हम हैं कितने, और उसके बाद फिर हम तालीम और बाकी सारी चीजों को लास्ट मिनट शाइस्ता साहिबा, लास्ट मोमेंट हाशमी, मैं चाहूँगी मैं आज यहाँ पे चाहिए
प्लीज मैं नहीं बोल सकती यूथ जब को कोई- होप दे बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा चलें। मैं एक बात बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानान ग्रामी का। बहुत माजरत के वक्त की कमी की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एक्सप्रेस स्पेशल देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।